हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं भाई आप सभी? चले, जैसा कि सभी ने थंबनेल देख लिया है, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, है ना। तो एमसीक्यूज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जरा हम जान लें कौन कौन आया है। तो एक बार कमेंट में अपना नाम लिख करके भेजो जरा, क्योंकि कमेंट में जो आता है वो थोड़ा सा बोल्ड हमें दिख जाता है, लेकिन नाम जो आपके हैं वो हमें थोड़ा कम दिख पाते हैं। तो जरा फटाफट से एक बार नाम लिख देना जरा। पंकज यादव, शुभम, अभय, मृत्युंजय, आनंद, गिरी, बहुत बढ़िया, यश, धीरेन्द्र, मीनू, अनिल, उमेश। चलो, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चले तो भाई जरा अपन स्ट्रेटजी की बात करें, फिर अपन एमसीक्यू देखना शुरू करेंगे। तो स्ट्रेटजी जो मैंने प्लान करी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपके बैठ करके पीवाईक्यू चेक कर रही थी कि प्रीवियस ईयर में 21, 22 वगैरह में क्या चल रहा है, 17 में क्या चल रहा है, कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या पैटर्न रखते हैं। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद मैंने ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है। इसमें हम क्या करके चलने वाले हैं कि थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अच्छा देखो, जो एमसीक्यू लगा रहा है ना जी, ठीक है। वीडियो अपन इधर है। अच्छा देखिए जरा, तो हमारे वीडियो भी आ गए हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं, उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, क्योंकि देखो एमसीक्यूज हम तभी लगाते हैं जब हम तैयारी कर चुके हों। अब जैसे माना आप एमसीक्यू लगाने बैठे हो, लेकिन आपने थ्योरी कभी पढ़ी नहीं है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना राजकुमार जी। तो थ्योरी जिसने पढ़ी है वो एमसीक्यू के आनंद उठाएगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वो क्या करेगा, एक साइड थ्योरी भी पढ़ेगा घर में और हमारे साथ एमसीक्यूज भी लगाएगा। ठीक है, चले स्ट्रेटजी की अगर जरा बात करें तो मैंने क्या सोचा है आपके लिए। तो हमने दो चीजें सोची है कि मैं ये मान के चलती हूं कि आपने थ्योरी को कंप्लीट कर रखा हुआ है। थ्योरी आपकी क्या हो गई है, थ्योरी तो आपने पढ़ ली है, लेकिन इसके रिवीजन की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है, रिवीजन की। और रिवीजन के लिए ही हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। एमसीक्यूज को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हिस्ट्री की एमसीक्यूज है, किसकी है जनाब, हिस्ट्री की। तो इसको 3 पार्ट में कैसे देखेंगे, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। एक सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन की, फिर एक बात करेंगे मध्यकालीन की, और एक बात करेंगे आधुनिक की। अब प्राचीन जो है उसमें भी कुछ बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। जैसे अगर हम केवल प्राचीन की बात करें, क्योंकि हम पहले प्राचीन उठाने वाले हैं, तो केवल प्राचीन की बात करें तो इसमें बड़े बड़े, ठीक है। इस बच्चे के जरा नीचे करना कमेंट, क्या पूछ रहा है, एक सेकंड रुको, बच्चा देख रहे हैं। मैम एमसीक्यू आप दोगे उसी में से ही आएगा, कुछ ऐसा करना, क्योंकि पूरी हिस्ट्री कवर करनी है, परेशान ना हो जाएगा। लेकिन बस हमारे साथ ईमानदारी से बने रहोगे तो ऐसा कर पाएंगे, है ना। अगर मैं बोलूं कि कल ये पढ़ के आना और तुम वो काम करो नहीं, जैसे डॉक्टर बोले ये दवा खानी है 2 टाइम और तुम 1 टाइम ही खाओ, फिर डॉक्टर से बोले मैं आराम नहीं लगा, तो फिर दिक्कत आएगी ना, है ना। देखिए जरा, थ्योरी क्लासेस कहाँ मिलेगी, हिंदी में कराइए। ये मेरे ख्याल से मैंने हिंदी लिखी हुई है यहाँ पे। एमसीक्यूज, मल्टी चॉइस ऑफ क्वेश्चन को बोला जाता है, उसको एमसीक्यू ही लिखते हैं, है ना। जैसे एडीबीसी आपने सुना होगा, इस तरीके से। अब देखिए प्राचीन की बात करें तो प्राचीन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो प्राचीन में जो बड़े टॉपिक है उनकी मैं बात कर लूं, फिर बताते कि अपन कैसे एमसीक्यू लगाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करें तो प्राचीन में एक सबसे बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है भैया हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा वैदिक का, किसका जी, वैदिक का। इसके बाद हम बात कर लेंगे धर्म की, जिसमें हम जैन धर्म की बात कर लेंगे और हम बौद्ध धर्म की बात कर लेंगे, ठीक है जी। चल, इसके बाद एक टॉपिक आता है गुप्त वंश का, गुप्त वंश का। और गुप्त वंश के बाद कहानी चली जाएगी धीरे धीरे कहां, मध्य की ओर, जहां मुस्लिम आक्रमण शुरू होते हैं। यानी एंशिएंट में अगर हम देखें तो 4 बड़े टॉपिक हमें दिख रहे हैं, हड़प्पा, वैदिक, जैन, बौद्ध और गुप्त। तो जैन और बौद्ध को हम एक टॉपिक में रखेंगे जिसे अपन धर्म टॉपिक देते हैं, ठीक है। फिर अपने पास एक हो जाएगा गुप्ता, और गुप्ता के टाइम पे ही कुछ कन्नौज वगैरह वाली चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। जब गुप्ता पढ़ेंगे ना तो बुद्ध और गुप्त के बीच में ही मगध वाला पूरा आपको विस्तार देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच वाला सेशन जो है वो पूरा मगध वाला है,
जिसमें अपन मौर्य वंश वगैरह वाले क्वेश्चन आते ना, उनको कवर करेंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो एमसीक्यू लगाने में आपको आसानी होगी हमारे साथ में, है ना। अब जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े हैं उन्हें बताते हैं कि प्रैक्टिस सेट वो लगाते हैं बच्चे जो तैयारी कर चुके हों, जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, वो अपने आप को एक बार चेक करना चाह रहे हैं कि कितना बन रहा है और उसका रिवीजन करना चाह रहे हैं। ये क्लास उनके लिए है। ठीक है, अब जैसे ये नेहा वर्मा कह रही है नहीं पढ़े हैं पहले, है ना। अब अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, है ना जी। अब इसके बाद क्या करेंगे उसको देखें। जैसे हमने प्राचीन को कवर कर लिया, मानो हमने कितने दिन ले लिए, 1 2 3 4 5 और एक दिन मान लेते हैं अपन मगध के लिए, तो हमने 6 दिन कर लिए। ठीक है, यानी प्राचीन के लिए हमने 6 से 7 दिन रख लेते हैं कि आपका कोई डाउट भी होगा उसको भी कवर कर लेंगे। 6 से 7 दिन में हमने प्राचीन कवर किया। इसके बाद प्राचीन से हम लगाएंगे PYQ। अब ये क्या होता है, PYQ और MCQ में अंतर क्या है इसको समझ ले, है ना। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो किसी टीचर द्वारा बनाए गए हो या कभी किसी SME द्वारा बनाए गए हो, किसी ने क्वेश्चन बनाया हो। ठीक है, वो पेपर में आया भी होगा और हो सकता है ना भी आया हो। इसके बाद बात करते हैं कि 6 से 7 दिन के बाद हम क्या लगाएंगे, PYQ। ये क्या है, PYQ का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्राचीन से, पूरी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, केवल प्राचीन इतिहास से यूपी पुलिस में कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन सा क्वेश्चन आया है वो अपन लगाएंगे। अब ये आपका PYQ तीनों के लिए रहेगा, मतलब कि पहले प्राचीन के हम MCQs लगाएंगे, खत्म करने के बाद हम एक PYQ लगाएंगे, यानी कि आपके सारे टॉपिक रिवीजन भी हो जाएंगे। उसके बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस में पिछले सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्यों है, ये 2 वजह से है कि आप टीचर को जान पाएंगे कि उसने जो भी रिवीजन कराया है क्या उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं, तो ये एक चीज चेक हो जाएगी आपके 7-8 दिन में ही। दूसरी बात, आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि ये रिवीजन करने के बाद हमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने बन रहे हैं और आपको अभी कितनी और तैयारी करनी है, कितने आप पानी में, ये पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ राहुल जी, मुंडे पटक पटक के नमस्ते मत करो, सर में चोट आ जाएगी। तो ये अपन किसकी बात करेंगे ये प्राचीन की बात करेंगे। सेम ऐसी कहानी मध्य के साथ होगी, है ना। तो मैं आपको एक बार ये प्लान लिख देती हूँ, आप बिल्कुल इसी प्लान के साथ हमारे साथ चलना। ठीक है जी, पहला क्लास है, थोड़ा सा समय लगेगा तो भड़बड़ाए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कहते ना दुर्घटना से देर भली। जल्दी जल्दी चाहे तुम सीधे MCQs पे आ सकते हैं, लेकिन पहला दिन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी टीचर आपके साथ कौन सी स्ट्रेटेजी लेकर के चलने वाला है। ठीक है, देखे जरा, तो हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले अपन प्राचीन की बात कर लेते हैं, है ना। प्राचीन की बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि हड़प्पा लगाएंगे, हड़प्पा के बाद हम वैदिक लगाएंगे। ठीक है, वैदिक के बाद हम लगाएंगे धर्म, और धर्म के अंदर हम 2 पार्ट पढ़ लेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक क्लास मगध के लिए रख देंगे। अगर हमें लगा कि मगध में 2 क्लास चाहिए तो अपन 2 क्लास रख लेंगे, क्योंकि मगध बहुत बड़ा है ना। जैसे हर्यक वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, तो मगध में अपन 2 पार्ट कर लेंगे अगर अपन को लगेगा तो। इसके बाद हम गुप्त के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारा कंप्लीट करने में लमसम अपन को 6 से 7 दिन चाहिए होगा। 6 से 7 दिन कंप्लीट होने के बाद अपन लगाएंगे PYQ, ताकि आप इसको कंप्लीट कर लो। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मेडिवल के बारे में बता देते हैं कि अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें अपन क्या लेके जाने वाले हैं। तो मध्यकालीन में सबसे पहले तो मुस्लिम आक्रमण को ले लेंगे हम। मुस्लिम आक्रमण में हम 3 पढ़ लेंगे, जिसमें गौरी, गजनबी, ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम, ये 3 आ जाएंगे। ठीक है जी। हिंदू इतिहास के किस काल में आता है मैम, क्या चीज बच्चे, सूरज कुमार, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाई, शायद ऊपर निकल गया। पूछे जरा किसके क्लास में क्लास कह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं फिर से, थ्योरी क्लास कहाँ से लिया जाए मैम। ओके मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, ये क्लास पढ़ने के बाद क्या होगा, ये क्लास पढ़ने के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होंगी, परेशान नहीं हो, है ना। हाँ, इस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं। अभी मैं बता दूं कि मैं क्या क्या करेंगे अपन लोग, मैं क्या कराने वाली हूँ, उसके बाद ठीक है हम आपके कमेंट देखेंगे। देखे जरा, मध्य में मुस्लिम आक्रमण देख लेंगे, मुस्लिम आक्रमण के बाद आएगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है,
क्या देखेंगे जरा, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है, तो इसमें भी अपन को कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल की एंट्री हो जाएगी, तो अपन मुगल को देख लेंगे। मुगल में भी मैं 5 क्लास रखूंगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन मुगल से छूटे नहीं अपने पास, क्योंकि मुगल में प्रशासन भी है और कम से कम औरंगजेब तक तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद अपन एक देखेंगे यूरोपीय कंपनी का, यूरोपीय कंपनी, और यही साथ साथ में बंगाल विजय के भी क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विजय। अब जैसे ही यूरोपीय कंपनी बंगाल विजय है, ये पार्ट मेडिवल और मॉडर्न के बीच का पड़ता है, तो यूरोपीय कंपनी बंगाल विजय, यहाँ मिडिवल खत्म हो रहा होता है और मॉडर्न का यहाँ पे क्या है, उदय हो रहा होता है। इसके बाद हम मॉडर्न में एंट्री कर जाएंगे और वहां फिर हम बात करेंगे 1857 क्रांति की, उसके बाद कांग्रेस की, उसके बाद गांधी जी की, समाज सुधार की, भक्ति आंदोलन की, ये सारे टॉपिक। और अपना पूरा इस तरीके से हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारा रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, चले। सनातन मतलब इतिहास के किस काल में आता है? अच्छा, ये पूछो सनातन धर्म किस काल में आता है? जैसे कि आपने देखा कि वैदिक काल में, मैंने यहाँ बताया आपको, फिर धर्म की बात करी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये जो वैदिक काल है, इसी में ही आपको वेदों की जानकारी मिलेगी। और सनातन धर्म जो है वो कहाँ से बताते हैं? वेद से। तो प्राचीन भारत से ही हमें क्या मिलेगा? सनातन मिलेगा। ठीक है, सनातन का कोई इतिहास नहीं है, अमित मौर्य जी। अच्छा, एक और चीज, जब आप क्लास में हमारे साथ पढ़ने बैठे तो इस मानसिकता के साथ पढ़ना कि मेरे लिए कोई भी जाति और धर्म, कोई भी मजहब कोई वैल्यू नहीं रखता। मैं सबको बोलती ना मिट्टी के बराबर ही मानती हूँ। मेरे लिए कोई भी जाति वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी इंसान हूँ, एजुकेटेड हूँ, और मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इंसानियत ही सर्वोपरि है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, है ना। इतिहास से तो ये समस्या बहुत होती है, मैंने क्लास में बहुत देखी है। जिनकी छोटी मानसिकता है वह आधी क्लास में तो इसी बात पे लड़ते रहेंगे, जय श्री राम, जय भीम, या कोई जय बुद्धा, या दूसरी बातों पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ लड़ने का विषय नहीं है, यहाँ पढ़ने का विषय है। तो कोशिश करें कि आप बकैती ना करके पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। वरना ऐसे या कई लोग हैं जिन्हें बौद्ध जी की कहानी नहीं पता होगी, जो अहिंसा को बिल्कुल भी बोलते ना कि छोड़ते नहीं थे, अपने जीवन में साथ लेके चलते थे, हिंसा उन्होंने कभी नहीं की। वही लोग ऐसे हैं जो किसी को मानसिक रूप से कष्ट दे रहे हैं। तो बता दें, गौतम बुद्ध का एक ही मैसेज था कि हमें किसी को भी इमोशनल भी हर्ट नहीं करना है ना। ऐसे ही हिंदू धर्म में कहा जाता है, श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हर जीव में व्यवस्था हूं, किसी को भी तकलीफ ना दे। तो जो अगर अपने धर्म को फॉलो भी करते हैं तो उनकी बातों को फॉलो किया जाता है। धर्म एक शब्द नहीं है, ये एक क्रिया है जो की जाती है। उम्मीद करते हैं आप इस बात से समझ पा रहे होंगे कि मेरे क्लास में, कम से कम मेरे क्लास में, इस प्रकार के कोई भी कमेंट आपस में ना करें। ठीक है, चल अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चले जी। तो भाई सबसे पहले अपन एंसेंट की बात करते हैं, और एंसेंट में आज अपन उठाएंगे हड़प्पा, और हड़प्पा के लगभग लगाएंगे अपन 50 क्वेश्चन। जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो क्वेश्चन के साथ ही आपको थ्योरी मिल जाएगी। अब जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम हमने तो थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो वो किसी का पेड बैच खरीद सकते हैं, जिसका भी मन करे। ठीक है, अगर खान सर का खरीदना है तो खान सर के भी अवेलेबल है। आपको लगता है नहीं हमें कहीं और पढ़ना है तो वहां भी पढ़ सकते हैं। आपको लगता है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम इतना बड़ा बैच खरीदें कि 1000-2000 रुपए खर्च करें, तो कोई बात नहीं। यूट्यूब पे जाकर के आप अगर डालोगे हड़प्पा सभ्यता, तो आपको 1 घंटे की, आधे घंटे की क्लास मिल जाएगी। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं अगर ऐसा कोई इशू है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, चले आगे चले। अब अपन क्या देखते हैं? क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हड़प्पा से बनने वाले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए जी, और चलते अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। जहां समझाने की बात आएगी हम वहां पूरा समझाएंगे, जहां डाउट की बात आएगी हम वो भी लेंगे। हिंदी की क्लास भी होगी बच्चे, सारी होगी। जहां आपने बैच खरीदा है वहां बैच में सारा डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही पेज पे दिया गया होगा। ठीक है, आगे चले।
चले, अच्छा जो बात करें हिस्ट्री के वेटेज कितना है, कई बच्चों का ये प्रश्न है यहाँ पे, तो आपको बता दें कि हिस्ट्री के जब वेटेज की बात करते हैं तो ये आपका 1 से 4 क्वेश्चन लेके जाता है, मतलब एक भी हो सकता है और आपका 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि जीएस का एक वेटेज होता है, उसमें फिर हिस्ट्री का एक पार्ट होता है, पॉलिटी का होगा, इकोनॉमी का होगा, सबका अलग अलग होगा। आओ यहाँ देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? Which Indian state did not have the city of हड़प्पा? हमें बताना है कि किस राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे। ठीक है, हड़प्पा का नगर कहां नहीं पाया गया? तो आंसर कर रहे हैं ए, बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने बी किया है, जैसे सूरज का बी आंसर आया है, और भी लोगों का बी आंसर हो सकता है ना। तो देखें यहाँ पे आंसर क्या है, उत्तराखंड एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर उत्तराखंड में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं हड़प्पा नगर के। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ पे आपको एक नजर डालने के लिए बोलूंगी, देखे जरा, अगर हम ऊपर बात करें नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, तो मैं नॉर्थ लिख दूं, यहाँ साउथ हो गया, ये अपना ईस्ट हो गया, और ये अपना वेस्ट हो गया, है ना। अगर उत्तर की हम बात करते हैं एक सेकेंड, ठीक है, देखें डेली 11 से 12 अपनी क्लास होगी। ठीक है, जो पूछ रहे हैं डेली कितने टाइम तक क्लास होगी, देखें आगे देखें जरा, नॉर्थ में क्या पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है मांडा। मांडा नदी कौन सी पड़ती है, चिनाब नदी पड़ती है। कौन सी, चिनाब नदी पड़ती है, चिनाब। और ये है कहां, तो मैं J&K लिख देती हूं। अब बात करते हैं कि ईस्ट में क्या पड़ता है, तो आलमगीर पड़ता है। क्या पड़ता है, आलमगीर। और आलमगीर कहाँ है, यूपी में है। और किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, साउथ में आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा। और प्रवरा नदी जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये है कहां, तो मैं MH लिख देती हूँ, यानी कि महाराष्ट्र। अब आते हैं कहां, वेस्ट में, पश्चिम में, तो यहां पड़ता है सुतकांगेडो। देखो एक है सुतकोटदा, वो गुजरात में पड़ता है, और एक है सुतकांगेडोर, है ना, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और ये कहां है, बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। तो देखें नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक फैला है, साउथ में दैमाबाद तक फैला है, अगर पूरब में जाते हैं तो यूपी तक फैला, उत्तराखंड तो है नहीं यहाँ पे, और इधर जाते हैं तो बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा भारत का मैप बनाते हैं, रुको मैं ब्लैंक पेज लेती हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि क्या प्रश्न बनने वाला है ना जी। अगर मैं यहाँ पे भारत का मैप बना लूं, हालांकि इधर वाले की हमें आवश्यकता है नहीं, तो जिधर की आवश्यकता है हम उसकी ही बात कर लेते हैं। ठीक है, हमको ये चाहिए होगा इतना एरिया। अब कहां तक फैला है, तो मैं एक बार पॉइंट बना के आपको बताती हूँ। तो एक हम क्या देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, एक हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, एक लास्ट पॉइंट हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, और एक लास्ट पॉइंट हम यूपी में देख रहे हैं। जब इन पॉइंट को मिलाया जाता है तो ये दिखने में कैसा हो जाता है, अगर हम इन पॉइंट को मिलाते चले जाए तो ये कैसा बन जाएगा, त्रिभुजाकार जैसा बन जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि हड़प्पा का आकार कैसा है, तो हम कहेंगे हड़प्पा का आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है। ये कितने एरिया में फैला हुआ है, अगर पूछे कितने एरिया में फैला हुआ है, तो हम कहेंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट भी देख लिए, हमने आकार भी देख लिया, और हमने क्षेत्र भी देख लिया। ये वाली चीजें हमको समझ में आ गई। तो ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हुआ, ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा हुआ, नीचे दैमाबाद हुआ, उधर क्या हो गया, आलमगीर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो लगभग कैसा है, ट्रायंगल है। तो हम कौन सा क्वेश्चन याद रखेंगे, एक क्वेश्चन देखो हमें ये मिल गया, दूसरा क्वेश्चन हमें ये मिल गया,
और यहाँ देखो ये आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वो आपसे पूछ सकता है उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, इस प्रकार से। हाँ 1400 1600, ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसकी क्लियर है। चले आगे देखें, ये वाला प्रश्न समझ में आया। जब भी प्रश्न पढ़े तो उसके साथ थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लेंगे ताकि आपका क्या हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 13 लाख, देखो 400 किलोमीटर की कमी रह जाती है, इसलिए कई किताबें उसको 13 लाख भी बोलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन में ना हो तो हम 13 लाख में भी जा सकते हैं। ठीक है, मैम मैं पहले से नहीं पढ़ी हूं, क्या मेरा भला होगा? हाँ हो सकता है, अगर आप साथ में मेहनत करें। जैसे आपने पहले नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना है, जैसे हम कल बताएंगे कि ये टॉपिक का अपन एमसीक्यू लगाएंगे, तो उस टॉपिक को पढ़ के आना है। जैसे मानो कल अपन वैदिक की बात करेंगे तो यूट्यूब पे जाओ, वैदिक सभ्यता सर्च कर लो, इतने बथेरे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। मैंने तो अपनी पूरी एजुकेशन फ्री की है, तो मुझे पता है फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन बस मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो एक वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, फिर आके एमसीक्यू लगाना, बाकी यहाँ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले हड़प्पा नगर मिला था 1921 में, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, आओ आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। आते हैं यहाँ, तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार बनाने के लिए किया जाता था, है ना। तो देखे जरा, हथियार बनाने के लिए किसका यूज करते थे? तो ये जो सभ्यता थी इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे, कांस्य युगीन सभ्यता। और ये कांसा जो है ये 2 चीजों से मिलके मिलता है, एक अगर टिन हो और एक आपके पास तांबा हो, इन दोनों को मिला दे तो कांसा बनेगा। इसके मतलब ये है कि टिन को भी जानते थे, तांबा को भी जानते थे, कांसे को भी जानते थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कांस्य युगीन सभ्यता। अब यहाँ पर सोने चांदी का भी यूज करते थे, लेकिन वो केवल गहनों के लिए था। यहाँ क्या पूछा है? हथियार बनाने के लिए। तो सोना चांदी का तो हथियार बनेगा नहीं ना, कि सोने का चाकू लेके घूम रहे हैं, नहीं। तो किसका बनेगा? तांबे का बनेगा। कि लोहे का तो बन सकता था, लेकिन लोहा नहीं खोजा गया था, नहीं खोजा गया था। चले, तो हम याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? हथियार किससे बनते थे? तांबे से बनते थे। साथ ही याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, देखो मैं क्लास को ऐसे इसलिए लेके चल रही हूँ, कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, तो उनको भी थोड़ा सा साथ में लेकर के चल रहे हैं अपन। आओ अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। हड़प्पा के लोग वर्तमान में सोना कहां से लाते थे? तो वर्तमान के समय में वह कर्नाटक से, केजीएफ मूवी देखिए, गोलकुंडा, तो कर्नाटक से लेकर के आए थे। हाँ, लोहे की खोज वैदिक काल के भी उत्तर वैदिक काल में होगी, है ना, जो अपन कल बात करेंगे। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास है? तो देखो खैबर दर्रा हो गया, बोलन दर्रा हो गया, है ना। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, वहां पर कौन सी जगह पड़ती है? मेहरगढ़ पड़ती है। तो बोलन दर्रा के पास में कौन सी जगह है? मेहरगढ़ है। अच्छा एक और चीज सीखनी है। जैसे आप कमेंट कर रहे हो ना, एक भी बंदे ने कमेंट सही से नहीं करा है। सही से मतलब ये कि जब आप आंसर करें, है ना, तो जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है तो 4 लिख के लिखो ए, तो हम समझ जाएंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किया है। क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं वो एकदम ऐसा नहीं आपने किया और हमें आ गया, थोड़ा सा सेकंड लग जाता है, माइक्रो सेकंड, है ना। देखो अब जीके ने सही आंसर किया, प्रिया मौर्य ने सही आंसर किया है। हाँ अभी समझ गए, कोमल नहीं बच्चा, गोमल दर्रा है, अंकित साग के गोमल दर्रा, ठीक है, जहां से गौरी आया था भारत। आओ आगे चले और अगला प्रश्न देखें। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ठीक है, वो पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो एक नगर है जो आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजी गई थी। और यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यहाँ पर दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति मिली, यहाँ पर बड़ा स्नानागार मिला, यानी बहुत बड़ा पूल मिला, बड़ा अन्नागार, ग्रेट ग्रैनरी, मतलब जहां पर गेहूं वगैरह, जौ वगैरह इकट्ठी की जाती थी। ये सब कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें भी देखें। स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल तो यार आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है।
अब स्टाइलिश पूल चलने लग गए हैं कि आप हनीमून रिसोर्ट बुक करो तो हो सकता है आपको इस टाइप का पूल दे दे, वो है ना, ऐसा लहराता बलखाता आपको पूल दे दे। लेकिन जो जनरली पूल होते हैं वह कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आंसर हो गया। अगर वो आपसे पूछे मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो ये सभी ने सुना होगा, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। ठीक, और क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का बाग। और क्या कहते हैं इसको, नखल स्थान कहते हैं, नखल स्थान इसको कहा जाता है। ये तीनों नाम जो है ये किसके हैं, ये तीनों नाम मोहनजोदड़ो के ही है। अच्छा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली, ऐसा कंकाल मिले। सिंध का बाग क्यों कहते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है ना, तो वहां नमी रहती थी मिट्टी में, इसलिए वहां पर क्या है, बगीचे अच्छे से बन जाते थे, खेती बाड़ी हो जाती थी, इसलिए क्या कहा गया, सिंध का बाग कहा गया। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बच्चे, जहां आप क्लास ले रहे हो इसी ऐप पे मिलेगी आपको, है ना। नखलिस्तान का मतलब मरुस्थल में बगीचा। नखलिस्तान ऐसे स्थान को कहते हैं जहां रेत हो लेकिन फिर भी वहां पर फूल पत्ती लगी हो, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, नखलिस्तान बोला जाता है। मोहनजोदड़ो जो है यह है हड़प्पा सभ्यता का, यह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहते हैं, राजधानी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये सारे पॉइंट किससे संबंधित है, मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं तो बता दें, जहां आप क्लास ले रहे हो ना, तो जैसे आपको लाइव क्लास दिख रही होगी कि हिस्ट्री बाय अंजलि, ठीक है, सिटी नहीं विलेज, ये विलेज नहीं है, ये शहर है। क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण था, है ना, गांव नहीं था वो। ठीक है, चल, तो पीडीएफ आपको इसी के साथ मिल जाएगी, जहां नोट्स लिखा हुआ है ना, जहां आपने क्लास देखी होगी उसके बगल में नोट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर हिस्से को अपर सिटी और नीचे वाले हिस्से को लोअर सिटी कहा जाता था। अपर सिटी में जो पुरोहित वगैरह होते थे, योद्धा वगैरह, वो रहते थे। लोअर सिटी में जो आम जनता होती थी वो रहा करती थी। आओ आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था, तो बंदरगाह के लिए लोथल बहुत फेमस था। ठीक है क्या फेमस था, लोथल। लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने 1955 में। अगर इसके बारे में जानना है तो मैं पॉइंट लिख देती हूँ, 1955 में खोजा गया, रंगनाथ राव ने इसको खोजा था। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ये 3 पॉइंट है इसके। लोथल में कुछ खास चीजें पाई गई थी, जैसे लोथल के अंदर क्या क्या पाया गया, पहले चावल के साक्ष्य मिले, दूसरा यहां पर युगल सब मिला, युगल सब यानी कि 2 लोगों की डेड बॉडी एक साथ में। यहां पर अग्नि कुंड मिले, अग्नि वेदिका जिसको बोला जाता है, मैं अग्नि कुंड लिख देती हूँ यहाँ पे। और क्या देखने को मिला, यहाँ पर मनके के कारखाने। अब मनके के कारखाने सुनते ही कान खड़े हुए होंगे, क्योंकि मनका तो हमेशा चन्हूदड़ों के साथ पढ़ के आए हैं, लेकिन बता दें आपके पीवाईक्यू में चन्हूदड़ो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर लोथल, अग्निवेदिका कालीबंगा में भी मिली, लोथल में भी मिली, ऐसे ही मन के लोथल में भी मिले और कालीबंगा में भी मिले। हड़प्पा का शासक कौन था, होगा, हड़प्पा में राजा वाला कोई सीन नहीं चलता था, वहां जो पुरोहित होते थे वही एक तरीके से शासक मान लो वहां के हुआ करते थे। आओ आगे चलते हैं। हाँ, गोदीवाड़ा भी इसी में मिला है ना, गोदीवाड़ा लीजिए लिख देते हैं। तो ये कुछ चीजें में कहा मिली, लोथल में देखने को मिली। केजीएस यूजर बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मैम आप बहुत सुंदर हो, मैम को देखने से अच्छा है कि क्लास को देख लो, है ना, तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आओ, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य किस नगर में खोजे गए। ठीक है, गोदीवाड़ा का मतलब होता है पोतगाह, जहां नाव आकर के खड़ी होती हो, इस तरीके से। बताइए जरा, इस वाले प्रश्न का जवाब दीजिए।
इसका आंसर क्या होगा? तो 7 का ए आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे डी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपको बता दें यहां में क्या पॉइंट याद रखना है, सी डी। अच्छा देखे जरा, यहां पर आंसर डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले या नहीं पाए गए। तो जब पाया ही नहीं गया तो कोई नगर ही नहीं, मतलब उनको उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन डाला गया है ना। तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन स्वास्तिक जो सातिया होता है इसका निशान मिला। वहां पूजा होती थी, हाँ बिल्कुल होती थी। किसकी? मातृ देवी की, मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा तो होती थी लेकिन मंदिर नहीं थे। और उर्वरकता अगर पूछे कि उर्वरकता देवी के रूप में कौन पूजी जाती थी, तो भूमि का पूजन होता था। किसका? भूमि का पूजन हुआ करता। तो पूजा पाठ तो करते थे लेकिन मंदिर के साक्ष्य वहां पर नहीं थे, है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखें। अब मैं थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन कराऊंगी कुछ, फिर बीच में अपन समझेंगे, है ना। उल्लू बना रहा है। चले, खान सर मैं नहीं पढ़ाएंगे क्या? अच्छा बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि खान सर नहीं पढ़ाएंगे, तो जब आप क्लास लेते हैं ना, जैसे आप ये क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, पहली बार में पहली क्लास है, तो जब भी आप कोई भी बैच खरीदे, जिनके मन में ये सवाल हो, ऐसा होता है कई बार बच्चे कहते हैं बैच खरीद लेते हैं, फिर क्लास में आके परेशान होते हैं कि पॉलिटी तो वो सर पढ़ाना चाहिए था या कंप्यूटर कोई और पढ़ाना चाहिए था, इस तरीके से। तो जब आप क्लास लेते हैं तो वहां पर टाइम टेबल पूरा मेंशन होता है, कितने बजे किसकी क्लास, और टीचर का नाम भी मेंशन होता है। तो आप जब भी कोई बैच खरीदें वहां चेक करें कि कौन टीचर कौन सी क्लास लेने वाला है। हर एक टीचर की क्लास का डेमो वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। मैं ये नहीं कह रही खान सर के साथ, किसी का भी बैच खरीदेंगे सारी सुविधाएं हर बैच वाले देते होंगे, है ना। तो इन चीजों को आप चेक जरूर करें। हिस्ट्री हम पढ़ाने वाले हैं, बाकी क्लासेस का हमको आइडिया नहीं है, बाकी आप सब जाकर के टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, आओ आ जाते हैं। हड़प्पा की अधिकतर मोहरें किससे बनी होती थी? सिल खड़ी से बनी होती थी। सिल खड़ी स्टेटाइट इसको बोला जाता है, जिसको अपन खड्डम बोलते थे। अब सिल खड़ी क्या होती है? कमजोर होती है, गिरेगी तो टूट जाएगी। तो इसलिए सिल खड़ी को मजबूती देने के लिए इस पे प्रक्रिया दोहराते थे, जिसको टेराकोटा बोला जाता था। टेराकोटा, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि सिल खड़ी को मजबूत बनाने के लिए या मुद्राओं को मजबूत बनाने के लिए क्या यूज करते थे, तो टेराकोटा का यूज किया जाता था। सिल खड़ी पे कुछ पॉइंट हम याद रखेंगे, जैसे कि यहां पर 3 सर वाले पशुपतिनाथ की चित्र अंकित होती थी सिक्के के ऊपर। और किसका? बैल का। तो मैं यहां पे रखूंगा कुवड़ वाला बैल, जिससे अपन क्या बोलते हैं? नंदी बोलते हैं। ठीक है, कुवड़ वाला बैल। और क्या देखने को मिला? और यहां देखने को मिला कलश। और क्या देखने को मिला? हिरन। ठीक है, बकरी। ये कुछ चित्र अंकित थे जो किसके ऊपर पाए गए? मुद्राओं के ऊपर पाए गए। पर ये मुद्रा क्या मुद्रा विनिमय प्रोवाइड करती थी? मुद्रा विनिमय नहीं चलता था, वस्तु विनिमय। तो फिर ये मुद्रा क्यों है? ये मुद्राएं बताती थी कि आप अपर सिटी से बिलोंग करते हैं या लोअर सिटी से। ठीक है, यानी जो गरीब लोग बेचारे उनके पास क्या ये मुद्रा नहीं होती थी। मुद्रा एक तरीके से आईडी कार्ड की तरह यूज होता था उस समय। ठीक है, चले आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल हरियाणा में स्थित है? तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान में है, लोथल जो है वह गुजरात में है, और धोलावीरा की बात करें गुजरात में है, राखीगढ़ी की बात करते हैं तो ये हमें मिलेगा कहां पर? हरियाणा में। और अब यहां एक चीज याद रखेंगे कि राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर। अब देखो मैंने क्या लिखा था इससे पहले? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, लेकिन यहां हमने क्या लिखा? हड़प्पा सभ्यता का भारत में। अगर हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत शब्द लग जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बात की थी कि गुजरात में स्थित है ना, साबरमती नदी। चले
अच्छा, जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं हिंदी की क्लास, मैथ की क्लास, अंग्रेजी, फारसी जो भी है, मैं फिर से एक बार मेंशन कर दूं, जब आप बैच खरीदते हैं, बैच का पहला पेज होता है, वह एक टाइम टेबल छापा जाता है, उस पर लिखा होता है कि किस टाइम से किस फैकल्टी की किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, है ना। सारा डेटा वहां अवेलेबल है, परेशान ना हो बच्चा। आओ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो अभी बात करी थी, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है, जो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसको 1952 से बेसिकली खोजा गया, ठीक है, अमलानंद घोष द्वारा। फिर उसके बाद में बहुत सारी रिसर्च हुई और 1960 तक ये खोजा गया, जिसमें बी के लाल थापड़, बीबी थापड़, इनका नाम भी आता है, ठीक है। तो कालीबंगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आओ आगे चले, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर भी कालीबंगा होगा। भूकंप के साक्ष्य पूछ ले, जुताई के साक्ष्य पूछ ले, नक्काशीदार ईंटें पूछ ले, लकड़ी की नालियां पूछ ले, ये सब कहाँ पाए गए थे? कालीबंगा। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं भी पाई गई और 7 वेदिकाएं क्रम में पाई गई। देखो, अग्नि वेदिका तो लोथल में भी थी और अग्नि वेदिका कालीबंगा में भी थी, लेकिन अगर पूछे कि 7 श्रृंखली यानी कि 7 अग्नि वेदिकाएं एक क्रम में कहां पाई गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो यहाँ देखो, जुताई वाले क्षेत्र कहां पाए गए थे? कालीबंगा पाए गए थे। आओ अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में भूकंप के प्रमाण मिले? तो अभी जस्ट बताया था, ये भी कहां मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन निकालती हूँ, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन है, मैं जल्दी जहां समझाने वाला होगा वहां मैं पूरा समझा दूंगी, परेशान ना हो। आओ आगे देखें। हड़प्पा वासी मिठास के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया करते थे? तो गुड़, शक्कर, ये वाला सीन नहीं था, वहां यूज करते थे शहद का। तो मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? शहद का प्रयोग किया जाता था। तो 14 का डी आंसर है। आओ आगे देखें जरा। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर पाया गया? तो सुरतागोई, मुंडीगाक 2 बड़े फेमस नगर रहे जो अफगानिस्तान में पाए गए। तो सुरतागोई, मुंडीगाक दोनों ही दे दिया है, तो चलो सी पर अपन को दिया गया है ए और बी दोनों, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा रखा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहले नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। क्यों था इसका नाम पहले? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले नगर हड़प्पा खोजा गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो नगर है वो सिंधु नदी के किनारे ज्यादा बसे हुए हैं, कि यहाँ बसा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो सिंधु नदी सभ्यता होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। किसने रखा इसका नाम? सर जॉन मार्शल द्वारा रखा गया। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम था, ठीक है। तो ए नहीं है, सर जॉन मार्शल है। अच्छा, जो राखल दास बनर्जी लगा रहे हैं, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा रखा गया? नहीं भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता नाम नहीं रखा उन्होंने भी, उन्होंने तो केवल हड़प्पा नगर को खोजा था, ठीक है। आओ अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल नहीं थी? प्रमुख फसल नहीं थी, बताओ कौन सी नहीं थी? क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें, है ना। सत्रह का सी, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो उसने पूछा प्रमुख फसल नहीं है, ये नहीं कहा कि फसल नहीं है, प्रमुख फसल नहीं है, प्रमुख फसल नहीं है। तो गेहूं प्रमुख फसल थी वहां की, जौ प्रमुख फसल थी, चावल के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन चावल एक प्रमुख फसल नहीं है। जैसे अपने भारत में आम होते हैं, कर्नाटक में सूरजमुखी भी होती है, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि प्रमुख फसल है यहाँ की? नहीं, हम कहेंगे गेहूं और चावल भारत की प्रमुख फसल है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा भोज्य पदार्थ में गेहूं और चावल का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रमुख फसल हुई। बाकी और फसल है, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे चावल थे लेकिन प्रमुख नहीं थे, है ना। तो 17 का सी आंसर होगा। आओ अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति किस पर आधारित थी? बहुत बढ़िया, है ना। On what was the financial condition? शब्द पर ध्यान देना, उसने हमसे फाइनेंशियल कंडीशन पूछी है, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं पूछी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आप दो। तो सिंधु घाटी सभ्यता 18 का ए आंसर कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आप करो कोशिश और हम बताएंगे कि कहां आपने गड़बड़ी की है। अच्छा, डी भी है, कपास का व्यापार बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया।
अब देखो, अब यहाँ एक चीज समझा रहे हैं, समझना। मेरे क्लास में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको वो सारे पॉइंट मिलेंगे जहां आप कंफ्यूज होते हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता के किस किस टॉपिक में, यानी किस किस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सारा बताएंगे। ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बच्चे एकदम गट्स में आके आंसर कर रहे हैं इसका, लेकिन आंसर सभी ने गलत बताया है ना। अब बताते इसका सही क्या होगा। बी सही होगा, हाँ। वाई हर्ट मी, हार्ट की स्पेलिंग बच्चे HURT लिखना, तुमने हृदय वाली लिख रखी है। ठीक, चलो अब हम बताते क्या गड़बड़ी कर रखी है। मैम हिंदी भाषा का PDF अलग और अंग्रेजी भाषा का PDF अलग प्रोवाइड कीजिएगा। आपको यही PDF मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे, है ना जी। आओ इसका सही आंसर पहले हम बताते हैं। इसका सही आंसर है मृद भांड। ठीक है, क्लियर है। बाई हर्ट मी, तो फिर इंग्लिश की थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है आपको। देखिए जरा, एक शब्द होता है बच्चा, अब ध्यान देना, है ना। अभी कमेंट बंद करो। एक होता है आर्थिक स्थिति, है ना, आर्थिक स्थिति, और एक शब्द होता है अर्थव्यवस्था। इन दोनों में अंतर समझना होगा, तब आप आंसर सही कर पाओगे, है ना। कैसे कर पाओगे, देखिए जरा। आर्थिक स्थिति जो है, कलर बदलने दो हमें एक बार। आर्थिक स्थिति जो है वह किसी व्यक्तिगत की बात हो रही है। अपन ने बोलते हैं भाई फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है, मतलब किसी एक व्यक्ति की। हम कभी ये बोलते हैं कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, नहीं, हम देश की इकोनॉमिक कंडीशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो देखिए जरा, आर्थिक स्थिति जो है वह व्यक्तिगत है, तो यहां पर आंसर होगा मृदुभांड। मृदुभांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन। चले जी। और अगर अर्थव्यवस्था की बात हो जाए, यहां पर किसकी, अर्थव्यवस्था, तो ये एक देश के लेवल पे बात हो गई। अब देश के लेवल पे थोड़ी ना अपन मिट्टी के बर्तन बेचेंगे, तो देश के लेवल पे अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहां पर व्यापार, है ना। अच्छा प्रश्न था, अभी कंफ्यूज मत होना। मृत भांड क्या बच्चे, देखो सिंह बगल में लिख रखा है। मिट्टी के जो बर्तन है उन्हें मृत भांड कहा जाता है, जो पोट्री होते हैं उन्हें मृत भांड कहा जाता है। जरा नीचे करना है। हरीश यादव क्या पूछ रहा है बच्चा क्वेश्चन, ये क्या है। सैंदियो मनियान ने कहा था कि आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। इधर आ जाओ, चलो। तो मृत भांड मिट्टी के बर्तन, अभी गड़बड़ नहीं करोगे, अभी सही रहेगा। चले, हाँ, जिसपे लाल रंग होता था धीरज, बिल्कुल। जो मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पर कौन सा कलर यूज करते थे, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन रोपड़ जैसी कुछ जगह है वहां पर ग्रे कलर भी यूज करते थे, जिसे धूसर बोलते हैं। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो देखो अब प्रश्न बदल गया, मैंने अभी जो समझाया था। अब बताओ जरा, अब इसका आंसर क्या होगा। यहाँ कह रहा और स्लो चलो भैया, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा दिया हमने, और कितना स्लो चले। तो बताओ 19 का आंसर क्या होगा। अभी भी लोग गलत आंसर कर रहे हैं, सोचो, अभी बता रहे हैं और अभी भी गलत कर रहे हैं। सी कैसे कर दे रहे हो भाई, पशुपालन कैसे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर होगा व्यापार। तो जब भी अर्थव्यवस्था की बात हो तो बड़े लेवल पे है, जबकि आंसर लिख के भी आए, ये देखो अर्थव्यवस्था व्यापार, उसके बाद भी तुम वो लोग हो कि नकल भी कराने हम पहुंचे ना, तो तुम वहां भी पूछो मैडम एक बार और बताइए क्या कह रही हो। ऐसी कहानी है तुम लोग की, अरे पगलेटो। आओ अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और जवाब देना। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। रावी, सिंधु, हिंडन, सरस्वती। बताए जी। बताओ। तो आंसर है, क्वेश्चन नंबर डालो। तुम लोग को बहुत मारेंगे हम, मिल गए ना हम, खोपचे पकड़ के दूचेंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर डाला करो। अब भी आंसर कर रहे हो सौमिल वर्मा, हमें कैसे पता चलेगा बताओ, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। मैम क्वेश्चन इसी तरह आता है एग्जाम में। हाँ बच्चे, इसी तरीके से आता है। तो हड़प्पा सभ्यता का देखे 15 का सी आंसर किया है किसी ने, बी आंसर किया है रावी, बहुत सुंदर,
बहुत बढ़िया। कौन है ये? सविस्ता बानो। सविस्ता बानो जी ने कहा है रावी नदी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है। मैंने कहा ना कि कुछ मिले ना मिले, जहां आप गड़बड़ी कर सकते हो सब मिलेगा। सुनना, अब यहाँ दो शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दो जरा। एक है, थोड़ा यहां से लेते हैं, एक शब्द है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और एक शब्द है हड़प्पा नगर। क्या इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है? आप बताइए जरा, ये कमेंट नीचे करना जरा, देखें क्या कह रही है। क्या इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है या दोनों एक है? पहले आप ये बताओ। हाँ सौरभ महतो, अब समझे बात, आपने पकड़ ली है ना, अभी आपने बात समझ ली। क्या दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, ये नगर की बात हो रही है, किसी शहर की बात हो रही है। ये पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन, एक पूरी की पूरी सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अभी तो बता रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता पहले इसका नाम था, फिर पड़ा इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कहां बसी हुई है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन हड़प्पा नगर की बात होती तो हम कहते रावी नदी के किनारे। अब क्वेश्चन में देखो उसने क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता पूछी है ना कि नगर। लेकिन हमने इतना रटा होता है ना कि हड़प्पा नाम सुनते ही हमने कहा रावी होगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं, अगर सभ्यता शब्द लिखा है तो सिंधु नदी, यहां अगर हड़प्पा नगर लिखा होता, यहां अगर होता नगर, तो फिर रावी सही हो जाता। आप ये गड़बड़ करोगे? अब नहीं करोगे ना, ये वाली छोटी छोटी गड़बड़ी कर लेते हो, है ना। आगे चले। मैम आपको ठंड में भी प्यास लग रही है? नहीं, हमें सैटरडे से बुखार आ रहा है और अभी भी जुकाम बुखार है, इसलिए गर्म पानी है, क्योंकि गला जुकाम में ना एकदम चुभने लग जाता है बोलते बोलते। तो वो ठंडा पानी नहीं है, वो गर्म पानी है। तो बार बार गले को सेक रहे हैं ताकि हम आपके साथ क्लास ले सकें, है ना। आओ, अभी गड़बड़ नहीं करने का। अगर वहां नगर होगा तो फिर रावी, तो मैं से हटा दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किस पक्षी के साक्ष्य पाए गए थे? तो सबसे ज्यादा वहां जो साक्ष्य पाए गए वो थे गौरैया, स्पैरो, जो ब्राउन कलर की छोटी छोटी चिड़ियाएं आपने अपने स्कूल टाइम में देखी होंगी, अब तो मिलती ही नहीं है ना। तो गौरैया है। आगे चले, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। हड़प्पा सभ्यता में तौल किस अनुपात में मापी जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वहां पर क्या सीन होता है? अब जैसे मानो आपने कहा कि हमें यार चावल ले दो 1 किलो, 1 किलो नहीं देगा, वो कहेगा 16 किलो ले लो। क्या ले लो? 16 किलो, है ना, 64 ले लो, उसके अनुपात में लेते चले जाओ। यानी कि 16 के अनुपात में होता था। कितने के रेशियो में चलता था? 16 के रेशियो में। और जिस बाट से तोला जाता था उस बाट को चर्ट कहा जाता था। चर्ट पत्थर के बने होते थे। ये चर्ट पत्थर क्या होता है? सॉरी, चर्ट पत्थर क्या होता है? नदियों में देखे गोल गोल पत्थर मिलते हैं, उन्हें चर्ट कहा जाता है ना, चर्ट पत्थर। उससे पुरा पाषाण काल के लोग जो होते थे वो ब्लेड बनाने का काम करते थे, शिकार किया करते थे, आग लगाया करते थे उनसे। आज भी सब्जी वालों के पास जाना, वो 10 ग्राम 50 ग्राम के लिए वो चर्ट पत्थर का यूज करते हैं, गोल गोल बांट रखे रहते पत्थरों के, है ना। तो अगर पूछ ले कि बांट किसके बने होते थे तो अपन कहेंगे चर्ट पत्थर के। आओ अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो भैया ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं शब्द है तो आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता नहीं थी, लेकिन उस समय चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता सारी थी। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं कि अभी किसी ने बोला है प्रीवियस ईयर पेपर, क्लास आप जब भी शुरू करें, है ना, जब भी शुरू करें तब भी हमेशा शुरुआत से पढ़े। अब इसे आपने लाइव क्लास 20 में खोल ली होगी, अब आपको क्या ही पता चल रहा है कि हमने शुरुआत में क्या बात की थी लोगों से। तो इसलिए आप जब भी क्लास देखें हमेशा स्टार्टिंग से देखें, भले ही लाइव चल रही है पर आप स्टार्ट से देखो, है ना, ताकि आपको पता चले कि टीचर ने क्या स्ट्रेटेजी बताई है, उसने क्या क्या बातें आपके सामने रखी हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली घुस गया बीच में, अच्छा, राजस्थान, बिहार, नहीं बिहार घुस गया बीच में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, हटो भैया ये भी सही नहीं है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, बिल्कुल सही। ठीक है, 24 का डी। आओ
25 का देखें जरा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वैसे तो आपको मान्यता प्राप्त जो है 2350 से लेकर के 1750 BC मिलेगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम 2500 ढूंढेंगे, यानी कि 2500 से लेकर के 1750 BC तक ये ऑप्शन में है तो ये ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, परेशान मत हो, है ना। तो देखो 2500 से 1750, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन 14 पद्धति से इसको खोजा गया था। धर्मपाल अग्रवाल ने सबसे पहले कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसकी डेट को बताया था। आओ अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले? अभी पर क्या है कि नकली कह रहे हैं लकड़ी की जो नालियां है वह कहां मिली थी? कालीबंगा में मिली थी। ठीक है, तो यहां देखें 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा। कालीबंगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो लगभग लोग ना सही आंसर कर रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो घबराए नहीं, जो बस हम टॉपिक बोले आप उतना पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कल जिन्होंने नहीं पढ़ा है यूट्यूब पे जाना, वैदिक शब्द सर्च कर लेना, मिल जाएगा, किसी का भी पढ़ लो, मेरा भी मिल जाएगा। वैदिक शब्द बाय अंजलि मैम सर्च करोगे मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ, या किसी और का पढ़ना है तो आप उसका पढ़ सकते हो। क्लास पढ़ो, उस क्लास के मोटे मोटे नोट्स बना लेना, क्योंकि अभी इतना समय नहीं कि नोट्स बनाए पूरे डिटेल में, बस उसकी रिवीजन करके क्लास लेने आ जाना, बाकी क्लास में हम रिवीजन करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो सुरकोटदा से, जगपति जोशी ने इसको खोजा था, सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आगे चले। खान सर कहाँ है जो हमसे पूछ रहे हैं? अभी रुको, फोन लगाते पूछ रहे कहाँ घूम रहे हो, बच्चे याद कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न पूछा करो जिसका जवाब हमारे पास हो, है ना। इतिहास पूछो। अब खान सर कहीं जाते होंगे तो क्या वो हमें अपडेट करके जाएंगे? मैसेज छोड़ेंगे, अंजलि मैम मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना, तो हम बताएंगे अच्छा ठीक है कि सर यहाँ गए हैं। ऐसे बोलते खान सर कहाँ गए हैं, हमें नहीं पता भैया कहाँ गए हैं। अगला प्रश्न एक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब देखो, एक है आर्थिक स्थिति, एक है अर्थव्यवस्था, अब वहां लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। तो वैसे तो व्यापार और पशुपालन था, लेकिन व्यापार और पशुपालन एक साथ नहीं है ना, ए और बी का ऑप्शन है, तो हम किसके साथ जाएंगे? व्यापार के साथ जाएंगे, कृषि नहीं, व्यापार के साथ जाएंगे। ठीक है, व्यापार, क्योंकि जो कृषि भी करते थे वो भी बाहर बेचते थे, कपास की खेती हुई थी ना, तो व्यापार मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, ए। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो भैया ये शहरी थे। कैसे थे? शहरी सभ्यता थी, गांव की नहीं थी। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखें, तो 29 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहली क्लास है इसलिए हमारे क्वेश्चन कम हो पाए, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की थोड़ी सी आपके साथ में, लेकिन डेली कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हमको लगाना है ना। आओ आगे देखें, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता पता ही चली थी ईंटों से। देखो नक्काशीदार ईंटें कालीबंगा में मिली, है ना, और ईंटें मिली थी, इसी से खोज शुरू हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ईंटों से बना होता था वहां जो मकान बनाते थे लोग वो। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो अभी बताया कि सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? यहाँ पर कपास की। ठीक है, अगर हम फसल की बात करें तो जो कपास है वो यहां से शुरू हुआ था। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, पैमानों की खोज पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो देखो, जहां बंदरगाह होगा वहीं तो लोग सामान तौल ताल के दूसरे देशों में ले जाते होंगे ना, ऐसे याद कर लेना। तो लोथल में, ठीक है, लोथल से पता चला कि यहाँ के लोग जो है वह तौलना वोलना नापना अपना भी जानते थे भाई साहब। अब अगला प्रश्न देखें, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, तो हड़प्पा काल के टाइम पर समाज किस तरीके से डिवाइड किया गया था? तो जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, जो पुरुष सूक्त में दी गई है, ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों ही शब्द अभी नहीं थे। जब ये चारों शब्द नहीं थे तो जहां जहां ये शब्द लौड़ा दो, शूद्र आ रहा है हट जाएगा, शूद्र आ रहा है हट जाएगा, क्षत्रिय आ रहा है हट जाएगा, बचा केवल क्या?
श्रमिक। तो उस समय विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हुआ करते थे। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 33 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो शुद्ध शुद्ध क्षत्रिय, बहुत आसान है हटाना वाला ऑप्शन। आओ अगला क्वेश्चन देखें। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो देखो हड़प्पा सभ्यता में इस तरीके से एक मुख्य सड़क होती थी, फिर इससे क्या होती थी, दूसरी और गलियां ऐसे जुड़ी होती थी। और मान लो यहाँ पे किस कलर से मकान बनाए, पिंकी पोंकी से बना लेते हैं। मान लो ये घर बने हुए हैं, ये कैसे हैं, घर बने हुए हैं इस तरीके से। तो इनके दरवाजे यहां ना खुल करके पीछे इस वाले एरिया में खुला करते थे। जैसे यहाँ भी मकान बना तो यहाँ मकान के गेट खुल रहे हैं। जब ये वाली प्रथा चल रही थी तो फिर रोपड़ के लोग आए, लोथल के लोग आए, उन्होंने कहा अरे घर ऐसे बनाओ भैया ताकि आपको एक चौड़ी सड़क मिले और आपके बच्चे खुशी खुशी खेल पाए यहाँ पे। तो रोपड़ और लोथल, यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। कलर बदल लूं मैं, एक सेकंड रुको। रोपड़ और लोथल ये दो जगह थी जहां के मकान के जो दरवाजे हैं वे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो रोपड़ और लोथल दोनों क्या है, करेक्ट आंसर। 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। आओ आगे देखें अगला क्वेश्चन। वाह बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देना, है ना। इसको अंतिम प्रश्न करते हैं अपन, अपने पास प्रश्न बचे हुए हैं जो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, परेशान ना हो, कल इसको अपन सॉल्व भी कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में एक किताब की बात चल रही है, 1842 में पुस्तक लिखी गई, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, किसके द्वारा लिखी गई? बेसिकली ये किताब पढ़ने के बाद ही जो दयाराम साहनी है उन्होंने सोचा कि नहीं खोज की जानी चाहिए। तो देखिए किसके द्वारा लिखी गई थी, चार्ल्स मैनसन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। चार्ल्स मैनसन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। चले और क्वेश्चन लगा ले, अभी अपने पास 4 मिनट बचे हैं, बताओ आजादी चाहिए हमसे या और क्वेश्चन लगा ले? और आओ और लगाते हैं जल्दी से। आओ, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थल से गर्त आवास गड्ढा के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? यहां पे क्या लिखा उसने, हड़प्पा स्थलों में। तो अगर यहां पर हड़प्पा ना होता, पूरा पाषाण जैसा कोई शब्द होता या पाषाण जैसा शब्द होता तो आंसर क्या हो जाता, जम्मू कश्मीर बुर्ज होम। लेकिन यहाँ पर बुर्ज होम तो उसने बोला ही नहीं है, और ना क्या बोला है यहाँ पर, पाषाण। यहाँ पर हड़प्पा की बात है। तो हड़प्पा के टाइम पे कुनाल नाम की जगह पर थी, जो बनावली वाला हिस्सा है ना, हरियाणा वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर है, कुनाल, ए नहीं। तो 36 का डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही कर लेना। आओ अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, एक सेकंड प्रश्न देख लो जरा बच्चा। मैम कल क्या बता देंगी, तो जरा पढ़ने देना। हम लोग यूट्यूब से कुछ पढ़ के आते हैं ताकि नया नया ना लगे। हाँ, कौन है, प्रभात जी। कल वैदिक की बात करेंगे बच्चे। किसकी बात करेंगे, वैदिक की, है ना, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना। आओ देखिए जरा, खुला प्रांगण गृह नियोजन की मूल विशेषता, यानी कि बड़ा सा आंगन हाँ होता था उस समय। सभागार, असेंबली हॉल की खोज मोहनजोदड़ो में भी बिल्कुल एक बड़ा सभागार भी मिला था। सिंधु घाटी के लोग कताई बुनाई की कला से परिचित नहीं थे, नहीं भैया जानते थे, है ना। तो हमें गलत कथन चुनना है ना, सत्य नहीं है। तो ये वाली बात क्या है, सत्य नहीं है, उन्हें आती थी कढ़ाई बुनाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखें। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान सोना कहां से लाते थे? ये रिपीट हो गया शायद, कर्नाटक है। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा नगर के साथ हुई थी, और हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो 1921 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 40, एक राउंड फिगर पे खत्म करते हैं, टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है ना। 1921 सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? भैया लोथल में पाया गया था। ठीक है, बार बार मत पूछो हमसे, कहां पाया गया था? लोथल में पाया गया था। तो हमने लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं। देखो मैं फिर से कह दूं, क्योंकि क्लास में कई बच्चे बाद में आए हैं, वो पहले तो वीडियो को शुरू से देख लें, जो छूट गया ना स्टार्टिंग में, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरीके से एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, फिर हम 7-8 दिन बाद क्या करने वाले हैं।
है ना, क्योंकि हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं पहले तय करना चाहिए कि हम ये वाला काम ऐसे करेंगे। अब जिन्होंने थ्योरी कभी पढ़ी नहीं है वो क्या करेंगे, शुरुआत में देख के आए थे, आज हड़प्पा पढ़ लिया, कल हम बात करेंगे किसकी, वैदिक की। किसकी बात करेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे। तो वैदिक कहीं से पढ़ के आना, चाहे किताब से चाहे यूट्यूब से, ठीक है। तो कल अपन इसकी बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जहां आप क्लास ले रहे हो वहीं। इसके बाद इसमें 10 क्वेश्चन और है जो मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो कल हम आकर के बताएंगे, है ना। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।